हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोगों के बीच में क्लास 10 की फिजिक्स लेकर आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं बहुत खींचूंगा नहीं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना मैं फोकस करूँगा, इसका सारांश मैं आपको बताऊँगा क्योंकि इसको मैं नोट्स इसकी प्रोवाइड कर दूँगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूँगा। फिर से मैं अपने टेलीग्राम चैनल का नाम लिख देता हूँ, फिजिक्स बाय यूनिकर। यहाँ पर आप मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। मैं यहीं पे नोट्स जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा वैसे ही मैं आपको यहीं पर नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए आप समझते हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। देखिए पहला नियम ये कहता है, जैसे आप लोगों ने दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ा था, वैसे ही लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है। हमने पढ़ा है फ्रेंड, लेंस में दो फोकस पाए जाते हैं। एक होता है आपका प्रथम फोकस और एक होता है आपका द्वितीय फोकस। हमने पढ़ा है लेंस में दो फोकस पाए जाते हैं, एक होता है प्रथम फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस। तो जो पहला नियम ये कहता है, मेरी बातों को सुनिए, लिखना कुछ नहीं है, सब किताबों में पढ़ा हुआ है। नवीन पब्लिकेशन के पास अगर आपके पास किताब होगी तो वहाँ पर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है। 3 नियम दिए गए हैं, उन 3 नियमों को आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ के क्या करिएगा, मेरी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, आपको एक एक चीज़ क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो पहला नियम कहता है कि अगर लेंस के प्रथम फोकस से, ध्यान देना, अगर लेंस के प्रथम फोकस से कोई किरण चलती है तो लेंस में से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर बात आई कि लेंस के प्रथम फोकस से अगर कोई किरण चलती है तो लेंस में से अपवर्तन के पश्चात वह क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। लेकिन यह घटना जो घटती है फ्रेंड, वो घटना घटती है उत्तल लेंस में। ये घटना किसमें घटती है? ये घटना घटती है उत्तल लेंस में घटती है। यानी कि लेंस के प्रथम फोकस से चलेगी प्रकाश किरण और किस लेंस के, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से प्रकाश किरण चलेगी और जैसे ही वह, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के फिगर को आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये उत्तल लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ मान लीजिए इसका प्रथम फोकस है, मान लीजिए इसका प्रथम फोकस क्या है, कौन है। यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे गई, इस तरीके से प्रकाश किरण ऐसे जा रही, यहाँ से ऐसे गई और पढ़ने के बाद क्या हो जाएंगी, कुछ यूं इसके क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ये एक नियम ये है। फिर दूसरा कहा जाता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मतलब उसमें अवतल लेंस के लिए कहा गया है कि अगर प्रकाश किरण अवतल लेंस के प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात वह क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका ये पहला नियम था। मतलब हमने पहले नियम को तोड़ के बताया, उत्तल के लिए अलग से बताया, अवतल के लिए क्या किया, अलग से बताया। क्योंकि इससे पहले आपको प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा आप पढ़ चुके हो। तो अगर प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर प्रकाश के प्रथम फोकस से चलती, वहां देखे होंगे आप कि जो प्रकाश के यही डेफिनेशन ही बनाई गई थी कि कोई प्रकाश के जिस बिंदु से, किसी बिंदु से प्रकाश के लेंस, जिस बिंदु से प्रकाश के लेंस आती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस निश्चित बिंदु को ही हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब हम दूसरे नियम को समझते हैं। दूसरा नियम बिल्कुल इसी तरीके से है। दूसरा नियम में कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो वह लेंस में से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में से होकर जाती है, तो यह घटना किसके, द्वितीय फोकस में से होकर जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, यह होगा आपका उत्तल लेंस के लिए होगा, लेकिन अवतल लेंस में क्या होगा, प्रतीत होगा। यही चीज क्या होगी, प्रतीत होगी। ठीक है, यही चीज क्या होगी, होकर नहीं जाएगी। आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस को आती हुई प्रतीत हो रही है, अवतल लेंस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये घटना घटेगी आपकी अवतल लेंस के लिए। तो दूसरा नियम आपका ये था। और तीसरा नियम तो कुछ लिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। और तीसरा नियम फ्रेंड ये कहता है, बहुत अच्छे से जानते हो कि
अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र में से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, वह चाहे अवतल लेंस के लिए हो वह चाहे उत्तल लेंस के लिए हो। यही जो डिफिनेशन है, यही प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा यह है कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस के बीच में स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को हम लेंस के उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यही जो डिफिनेशन है, यही तीसरा नियम है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण लेंस में से होकर गुजरती है, मतलब प्रकाशिक केंद्र में से होकर गुजरती है, तो वह बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। इसके बाद ये नियम पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद एक हेडिंग होगी आपकी अलग अलग उत्तल और अवतल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम आपको पढ़ने होंगे। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इसको बार बार, क्योंकि मैंने आपको एक बार अच्छे से दर्पण में इसके एक एक फिगर को डिटेल में समझाया था। तो जैसे दर्पण है वैसे उत्तल लेंस है, बस आपको ध्यान देना है कि इन तीन नियमों का प्रयोग करके वहां पर हमने बताया था कि प्रथम जब वस्तु कहाँ रखी होगी, जब वस्तु कहाँ होगी, मुख्य फोकस पर होगी, जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत पे होगी। सेम ऐसे भी यहाँ पर भी है कि जब वस्तु अनंत पर होगी, जब वस्तु कहाँ होगी, मुख्य फोकस पर होगी। देखिए वहां पर हमने अलग अलग स्थितियां पढ़ी थी, किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए पढ़ी थी, क्योंकि अवतल दर्पण में लगभग हर स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनता था, वास्तविक बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उत्तल लेंस में जो वहां अवतल दर्पण में स्थितियां हो रही थी, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थितियां किसके लिए होंगी, उत्तल लेंस के लिए होंगी। यहाँ पर पहले हेडिंग आप पढ़ोगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ोगे। इसमें 5 या 6 स्थितियां आपको दी गई होंगी, सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई समस्या होती है कि सर हमको समझ नहीं आया, तो उसमें सब कुछ दिया गया, अलग अलग फिगर दिए गए हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक को फिर से अच्छे से एक पढ़ा दूंगा। तो 20 से 25 मिनट मुझे लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ाने की कोई जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको एक सारांश बता दे रहा हूँ। प्रतिबिंब बनाने का नियम मैंने समझा दिया, उसी प्रतिबिंब बनाने के नियम को पकड़कर आप उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखिए क्वेश्चन तो बनता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, जो आपके 5 या 6 शर्त उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में जो 5 या 6 शर्तें अलग अलग होंगी और अलग अलग जगहों पर वस्तुओं को रखने पर अलग अलग जो प्रतिबिंब बनेंगे, उस प्रतिबिंब बनने के नियम के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्वेश्चन कह देंगे कि एक उत्तल लेंस है, चलिए बताइए कि अगर वह मुख्य फोकस पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके लिए किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख मतलब जो भी फिगर होता है उसी को हम किरण आरेख कहते हैं। 2 से 3 नंबर में प्रश्न बनता है। तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी, हर टॉपिक को अच्छे से आप निचोड़ के पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। लास्ट में आपको एक चीज बताना चाहूंगा बेटा कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो होता है अमुक सभी केसों में क्या बनता है, वास्तविक बनता है, और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो होता है क्या बनता है, आभासी बनता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, यही आपके लिए एक लास्ट टॉपिक था। चलिए इसके बाद हम आपको बता देते हैं निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज रखने का प्रयास करूंगा। इसके बाद मैं एक वीडियो और लूंगा और उस एक वीडियो में आपके पूरे चैप्टर को, पहले लेसन को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, और उसके बाद जो कुछ भी बचा रहेगा मैं उस बचे हुए पार्ट को आपके लिए क्या करूंगा, लेकर आऊंगा। जैसे कोई भी चीज जो पहले लेसन में कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, दो या तीन वीडियो में और बनाऊंगा, और पहले लेसन की पूरी थ्योरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। लेकिन किसके लिए, दर्पण के लिए नहीं, लेंस के लिए। एकदम वही है कि अगर कोई प्रकाश किरण देखिए, पहला नियम में समझिए, मैं एक लेंस ले लेता हूं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो, प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, पहला नियम है। आओ समझिए, लेंसों के लिए बाईं ओर की दूरियां जो होती है ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी,
दाईं ओर की दूरियां किस चिन्ह के साथ ली जाएंगी, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। जैसे वहां था, वहां भी हमने बताया था दर्पण के बाईं ओर की दूरियां ऋण चिन्ह के साथ और दर्पण के दाईं ओर की दूरियां किस चिन्ह के साथ, धन चिन्ह के साथ ली जाती है। सबकी नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बातों को आप सुन लीजिए, एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दर्पण के बाईं ओर की दूरी क्या होगी, ऋण चिन्ह के साथ, दर्पण के दाईं ओर की दूरी क्या होगी, धन चिन्ह के साथ। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी जो होती है वह ऋण चिन्ह के साथ ली जाएगी कि धन चिन्ह के साथ ली जाएगी, तो पहले आप ये पता करिए उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस है वह लेंस के बाएं ओर है कि दाएं ओर है। तो आपको अगर प्रथम फोकस की परिभाषा जो मैंने पढ़ाया था तो वहां पर बताया होगा कि प्रथम फोकस जो उत्तल लेंस का होता है इस तरफ होता है, और इसको हम किससे डिनोट किए थे, f1 से डिनोट किए थे, यानी -f1 लिया जाएगा। अगर मान लो जैसे f1 का मान लो 4 सेंटीमीटर दिया होगा तो f1 का मान चिन्ह सही जब रखोगे कितना लोगे बेटा, -4 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करेगा, माइनस चिन्ह यह बताएगा कि यह जो f1 है यानी ये जो मुख्य फोकस है, कौन सा फोकस, प्रथम मुख्य फोकस जो है ये लेंस के बाईं ओर है। बाकी ऋण चिन्ह ये नहीं बताएगा कि ये न्यूमेरिकल पूरी वैल्यू को ऋणात्मक नहीं करेगा, गणितीय रूप में इसको ऋणात्मक मत मानिएगा, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, लेकिन ये ऋण चिन्ह यह बताएगा कि लेंस किस तरफ, मतलब फोकस किस तरफ है, बाईं तरफ है कि दाएं तरफ है। तो आपको समझ में आया होगा कि लेंस के बाईं ओर की दूरी ऋण चिन्ह के साथ और लेंस के दाएं ओर की दूरी किस चिन्ह के साथ, धन चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और आपको पता है वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती हैं, इसलिए जैसे दर्पण में मैंने आपको बताया था कि दर्पण में वस्तु की दूरियां जो होती हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वह ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। सेम एज लेंस में भी चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु की दूरी जो होगी वह ऋण चिन्ह के साथ ली जाएगी। इज इट क्लियर? प्रतिबिंब अलग अलग बनते हैं, कभी इधर बनता है कभी इधर बनता है, तो हमें देख लेंगे कि लेकिन आप प्रतिबिंब बनाने के नियम जरूर पढ़ लीजिएगा। 3 नियम मैंने बताया और जो अलग अलग शर्तें हैं उसको भी आप अच्छे से फिगर बुक में पढ़ा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे उसकी एक फोटो खींच के भेज दूंगा। आप जिसके पास किताबें नहीं होंगी मैं किताब की फोटो जो है भेज दूंगा आपको, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फिजिक्स बाय यूनिकल्चर। पहला समझ में आया, ठीक है। दूसरा आप समझिए, ये आपको पता है ये कोई लेंस है, कौन सा लेंस है आपको अच्छे से पता है, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होगी, चाहे बाईं तरफ हो चाहे दाईं तरफ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर इधर तो दाईं तरफ हो गया, नहीं, मुख्य अक्ष के ऊपर मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी जो होगी या ऊपर की लंबाई होगी वह धन चिन्ह के साथ ली जाएगी, और जो मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी होगी किस चिन्ह के साथ ली जाएगी, ऋण चिन्ह के साथ ली जाएगी। इस चीज को आप ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वस्तु इस तरीके से रखा होगा, मान लीजिए वस्तु की लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की लंबाई को अगर आप y1 मानते हैं तो y बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा यहाँ कहीं बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और मान लीजिए इसकी लंबाई y2 है और y2 की लंबाई मान लीजिए इसकी अगर 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसकी मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर, तो y2 की लंबाई कितनी होगी, -0.5 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लिया गया, क्योंकि ये जो y2 है यानी ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है ये मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे बन रही है, इसलिए इसकी लंबाई क्या ली जा रही है, ऋण चिन्ह के साथ ली जा रही है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और एक चीज ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी की लंबाई जो होती है, उत्तल लेंस की जो प्रथम फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है और द्वितीय फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर बनता है, इसके हिसाब से ऋण चिन्ह होगा, और द्वितीय फोकस इधर बनता है क्योंकि दाईं तरफ है, इसलिए क्या होगा, धन चिन्ह होगा। तो आप लिख सकते हैं उत्तल लेंस की, हो सकता है ना लिखा हो लेकिन आप लिख लीजिए, उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ तथा द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, तथा अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ और द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है।
चलिए, आपको मैंने मोटा मोटा बताया कि प्रथम फोकस दूरी ये सब, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिंपली पूछा जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है। ना तो प्रथम की चर्चा करेंगे, ना ही द्वितीय की चर्चा करेंगे। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। अगर आपसे डीपली क्वेश्चन बनता है तो आप तभी आप बता ले जाएंगे, लेकिन अगर ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो आप बता दीजिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी बेटा जो होती है वह धनात्मक होती है। इस चीज की आप गांठ बांध लीजिए, मुझे भूलना नहीं है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप बताएंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। एक कीवर्ड्स को आप जरूर पकड़िएगा, जो कीवर्ड्स हैं उसको आप जरूर पकड़िएगा। कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे प्रकाशित केंद्र से होकर विमान में प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए, ये सब कीवर्ड्स होते हैं बेटा। और जैसे अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है तो वह चाहे लेंस में पड़े और चाहे दर्पण में पड़े तो परावर्तन या अपवर्तन, देखिए लेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि लेंस किस सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है प्रकाश के अपवर्तन पे, प्रकाश के व्यतिकरण पे, प्रकाश के परावर्तन में। तो आपने देखा है कि लेंस में से प्रकाश किरणें गुजर जा रही हैं और गुजर सीधी नहीं रही हैं, कहीं न कहीं इनका अपवर्तन हो रहा है। तो आप बताएंगे कि लेंस जो है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है और दर्पण जो होता है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज बता देता हूँ, लेंसों के लिए स्मॉल यू, स्मॉल वी तथा स्मॉल एफ में संबंध जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा अगले वीडियो के लिए कुछ रहने दीजिए, उसमें मैं आपको लेंसों के उपयोग भी थोड़ा बता दूंगा कि खत्म करने को मैं 10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता बहुत लंबा वीडियो जाए क्योंकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो लेंसों के लिए स्मॉल यू, स्मॉल वी तथा स्मॉल एफ में संबंध, उसके बाद लेंसों के उपयोग और कुछ मैं आपको कुछ इम्पोर्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्रांति कोड मैंने आपको पढ़ा, उसके व्यवहारिक उपयोग नहीं बताए मैंने, क्या होता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये सब चीजें हम बताएंगे आने वाले कुछ दिनों में। मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ उन सबके वीडियो बनाएं जिससे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जल्दी मानो नहीं तो मैं चालू करूंगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में तभी स्टार्ट करूंगा जब पूरी थ्योरी लाइन की खत्म हो जाएगी। जैसे कि अब मैं लाइट में ये पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, एक दो लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुरंत मैं मानव नेत्र स्टार्ट कर दूंगा। मानव नेत्र स्टार्ट करूंगा, मानव नेत्र में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से पढ़ाऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि उसके लिए मुझे आपको आंख का वो बनाना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा। मेरी आर्ट कितनी अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो उससे क्या होगा कि मैं किसी आई वाले फोटो को डाउनलोड कर लूंगा और मुझे जो समझाना होगा मैं समझा दूंगा, फिर आपको दोष पढ़ा दूंगा, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये कुछ टॉपिक हैं जो पढ़ाने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ पूरी लाइट की जो यूनिट है वह भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर न्यूमेरिकल बताने के बाद मैं विद्युत वाली यूनिट चालू करूंगा और विद्युत जैसे खत्म होगा पूरी फिजिक्स क्लास 10 भी आपकी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।